देखो अगला टॉपिक होगा तुम्हारा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो दोनों परीक्षा में बड़ा 2 नंबर का पूछता है। प्रश्न कैसे पूछता है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करे तथा इसके आवश्यक शर्तों को लिखे। इसके बाद ये भी बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछता है, हमेशा जाकर देख लेना, कहीं ना कहीं 2-3 बार आ चुका है, 4 बार। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, इसके 2 आवश्यक शर्त को लिखे। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण के बारे में। थोड़ा सा नंबर पहले फिगर को समझो। देखो क्रांतिक कोण के लिए पहला शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए, आपतन कोण का मान। कहने का मतलब कि क्रांति माने प्रकाश की किरण को कहां से चलनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम। प्रकाश की किरण को कहां से चलनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है, पहले देखो ये भी क्या है, एक अपवर्तक तल है। ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, और नीचे क्या है, सघन माध्यम। कैसे पता चलता है कि ये विरल तथा सघन है, ये देखो ऊपर हवा है और नीचे कांच है। हवा का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए हवा क्या होती है, विरल माध्यम होता है। कांच का घनत्व अधिक होता है, इसलिए कांच क्या होता है, सघन माध्यम। ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है कि प्रकाश उसमें आसानी से, जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से गमन कर सके, उस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम या ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा गया है, ये तीनों से प्रकाश चल रही है, और यहाँ पर भी 3 रेखाएं हैं। पहले पर आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर मुड़ जाती है। सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम हवा में जब चलती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। और वही जब विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, अर्थात अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पहली किरण पर चर्चा है। ये जहां जहां एक एरो है वो पहली किरण की पहचान है। क्या है, पहली किरण। जहां जहां 2 एरो है वो दूसरी किरण की पहचान है। क्या है, दूसरी किरण की पहचान है। जहां 3 एरो है वो तीसरी किरण का पहचान है। माने कैसे कैसे कांच से जब हवा में जा रही है तो कैसे कैसे टेढ़ा हो रही है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो जब ये पहला किरण है जो सघन माध्यम में आपतन के कोण I पर आपतित होती है, और हवा माध्यम में अपवर्तन के कोण R पर O1 दिशा में चली जाती है, O1 डैश दिशा में, माने इस डायरेक्शन में जाती है। तो ये आपतन का कोण I है, ये अपवर्तन का कोण कितना है, R है। अब दूसरी किरण को लेते हैं। दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, थोड़ा आपतन कोण। ये पर्स कहता है, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कहने का मतलब कि सघन से जब विरल में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है और आपतन कोण का मान छोटा होता है। अगर हम थोड़ा सा भी आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण और बड़ा हो जाएगा, उससे भी थोड़ा बढ़ाएंगे तो और। इसमें देखो एक घटना होती है। क्या घटना होती है, जब आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है, इसमें 2 स्थिति, दूसरा पर भी स्थिति आती है और तीसरा। तो पहले हम क्रांतिक कोण पर, एक ऐसी स्थिति होती है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने के बाद वह 90 डिग्री के कोण से अपवर्तित हो जाए। इस रेखा और इस रेखा के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। अर्थात अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाला
ए बी तल के समानांतर चलने लगती है। क्या होती है? ए बी तल के समानांतर चलने लगती है, अर्थात अपवर्तन कोण आर का मान किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर इस आर का मान इस आर से क्या है? छोटा है। यहाँ अपवर्तन कोण जब तक ये बड़ा नहीं होगा तब कहने का मतलब विशेष स्थिति आएगा। तब कहने का मतलब जिस विशेष स्थिति के लिए, अर्थात जिस विशेष आपतन कोण के लिए, इसका परिभाषा क्या है? जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री जब हो जाएगा तो इसके संग आपतन कोण कितना है? आईसी। आईसी से क्यों सूचित किया था? आई का मतलब आपतन कोण, 80 का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्रांति कोण। अब इसका परिभाषा बढ़िया से समझो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता जाता है। एक विशेष स्थिति आती है, आपतन कोण का मान जब इतना बढ़ जाता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम और विरल माध्यम को विलग करने वाले अपवर्तक तल के समानांतर हो जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो उस अपवर्तन कोण के संग आपतन कोण आईसी को हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण। अर्थात एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। तो उस विशेष आपतन कोण आईसी को हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। और क्रांति कोण के लिए देखो दो आवश्यक शर्त है। ये 2 नंबर में होता है। तो 2 नंबर में क्या होता है? एक जो आएगा क्रांति कोण की परिभाषा लिख दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और शर्त दोनों लिख दीजिएगा तो 1 नंबर। ये दोनों मिलाकर कितना होता है? 2 नंबर। तो ये प्रश्न कितना है? 2 नंबर का प्रश्न है। क्रांति कोण के लिए आवश्यक शर्त कब होगा? जब बाबू क्या होगा? जब प्रकाश की किरण का यह शर्त होना चाहिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए? विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश की किरण को कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। और दूसरा क्या है? आपतन कोण के संग, आपतन कोण ऐसे है ना, आपतन कोण के संग अपवर्तन कोण का मान किसके बराबर होना चाहिए? आपतन कोण के संग अपवर्तन कोण आर का मान किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आपतन कोण के संगत अपवर्तन, ये दोनों कंडीशन रहना चाहिए, तब क्रांति कोण की घटना होगी, अन्यथा क्रांति कोण की घटना आपको नहीं होगी। देखो बाबू, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन थोड़ा समझना चाहिए। अब देखो पहली स्थिति में हमने क्या बताया था? पहली क्रिया में ये आपतन कोण है, एक क्या है? अपवर्तन। दूसरी में क्या है? क्रांति कोण है। आईसी को उस क्रांति कोण कहते हैं जब आर का मान 90 डिग्री पर, अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण के संग जो आपतन कोण होता है उस आपतन कोण आईसी को क्या कहते हैं? क्रांति कोण। पहले आपतन कोण ये था, अब इससे कुछ अधिक हुआ तो ये है। और जब आपतन कोण का मान क्या किया जाए? एक विशेष परिस्थिति और आई। कब? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बढ़ा दिया जाए। ये आपतन कोण क्रांति कोण से छोटा है, लेकिन ये आपतन कोण क्या है? क्रांति कोण से बड़ा है। ये आपतन कोण क्या है? तीसरी स्थिति में जो तुम लोग जो यहां से यहां तक कोण हो रहा है, यहां से यहां तक जो कोण हो रहा है उसका मान क्या है? उसका मान सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है।
जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, क्या होगा? आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या हो जाता है? प्रकाश जब सघन माध्यम से जाती है तो वह वो विरल माध्यम में नहीं जाती है। क्या होगा? विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही जाकर, सघन माध्यम में दूसरी इस तरफ ही है, इस तरफ सघन माध्यम में ही दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तब प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका परिभाषा एक बार देखो, इसमें भी शब्द होगा प्रकाश की किरणों को कहां से चलनी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। ये घटना कब होती है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। देखो इसमें देखो तो जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में क्या होगी? विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कितने शर्तें हैं? 2 शर्तें होती है। हमेशा हो जाना प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान देख रहे हो? ये आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांति कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए। देखो बाबा, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। और क्रांति कोण के जब बारे में हम सोचते हैं तो प्रकाश की किरण कहां से चलनी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम। माने डेंसर मीडियम को कहां जाना चाहिए? रेयर मीडियम में जानी चाहिए। इस स्थिति में हम क्या करते हैं? देखो यहाँ प्रकाश की किरण देख रहे हो? प्रकाश की किरण कांच सघन माध्यम से हवा माध्यम मतलब विरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर आपतन का कोण IC है। आपतन का कोण IC का मतलब होता है क्रांति कोण होता है। क्या होता है? क्रांति कोण। यहाँ अपवर्तन का कोण R बराबर कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। तो क्या होगा? चित्र में प्रकाश की किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम हवा में गमन कर रही है। विरल माध्यम हवा में गमन कर रही है। अतः प्रकाश कहां जा रही है? कांच से हवा में। इसलिए कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तन होगा? हवा का अपवर्तन। अतः
सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? म्यू तो पहले लिख लेंगे बाबू। पहले प्रकाश कहां से जा रही है? कांच से हवा में, तो कांच के लिए कितना हो जाएगा? जी। हवा के लिए कितना हो जाएगा? ए। तो क्या हम लिखेंगे? जी म्यू ए। जी ऊपर है, मतलब कांच से कहां जा रही है? हवा में। तो ये सूत्र क्या होता है? साइन आई बटा में कितना होता है? साइन आर होता है। साइन आई बटा में कितना होता है? साइन आर। यहां क्या आप देख रहे हैं? यहां आपतन कोण बराबर आई किसके बराबर है? आईसी के बराबर है। अपवर्तन कोण कितना है? अपवर्तन कोण आर बराबर कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए कितना हो जाएगा? जी म्यू ए बराबर साइन आई की जगह पर आई सी हो गया, और साइन आर की जगह पर कितना होगा? 90 डिग्री। और चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसलिए कितना होगा? जी म्यू ए बराबर कितना होगा? साइन आई सी। साइन कितना होगा? साइन आई सी बटा में 1। अब इसका मान देखिए तो, चूंकि जी म्यू ए बराबर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जी म्यू कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के व्यतिकरण के बराबर होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। 1 बटा में ए म्यू कितना हो गया? जी। इसलिए कितना हो जाएगा? इसके जगह क्या लिखेंगे? 1 बटा में ए म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा? साइन आई सी बटा में 1। अब इसको उल्टा कीजिए। इसको ऊपर रहेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा? ए म्यू जी बराबर 1 बटा में कितना होगा? साइन आई सी होगा। अब सामान्यतः क्या लिखते हैं? सामान्यतः इसका मतलब हो गया कांच का अपवर्तन। इसको दो चीज कहते हैं, कांच के अपवर्तनांक या हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको म्यू द्वारा विसूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सामान्यतः क्या लिख देते हैं? म्यू बराबर 1 बटा में साइन कितना लिखते हैं? आई सी। अब इस पर 2-3 को हम निबंधन बना देते हैं। आप लोगों का यह टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा बढ़िया से। कहां पर कर दो ऐसे, ये तो होकर करे, हो ये तो होकर करे। ठीक हो गई? देखो बाबू, यदि किसी इस पर निबंध करे, यदि किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना करें। तो सूत्र अभी तुम लोगों को पढ़ाए हैं। म्यू बराबर 1 बटा में साइन आई सी। क्रांतिक कोण का मान कितना है? 45 डिग्री। तो म्यू के जगह पर तो म्यू हो गया, और 1 बटा में साइन 45 डिग्री होगा। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा में √2। √2 ऊपर चल जाएगा तो √2 का मान कितना होता है? 1.41। चलो बहुत हल्का निकल कर जस्ट इस पर है। कांच और हवा के बीच क्रांतिक कोण ज्ञात करें। कांच और हवा, तो कांच क्या हो गया? सघन माध्यम, और हवा क्या हो गया? विरल माध्यम। तुम्हारे प्रश्न में क्या दिया है? म्यू बराबर ए म्यू जी बराबर कितना हो गया? 3/2 दिया है। तो तुम्हारा सूत्र क्या होता है?
तुम्हारा सूत्र होता है म्यू बराबर 1/sin x। तो म्यू के जगह पर कितना हो गया 3/2 और 1/sin x। इसको उल्टा कर देंगे तो कितना होगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये कितना होगा sin x। तो sin ic बटा में 2 sin ic बराबर कितना हो जाएगा 2/3। इसलिए ic बराबर कितना हो जाएगा sin इनवर्स 2/3। ic बराबर कितना होगा sin इनवर्स 2/3। देखो बढ़िया होगा। जल तथा कांच के बीच क्रांति कोण जाता है। क्वेश्चन में दिया है a म्यू w बराबर 4/3 और a म्यू g बराबर 3/2 दिया है। तो पहले दोनों माध्यम में हम देखेंगे कि कौन माध्यम विरल है और कौन माध्यम सघन। क्योंकि क्रांति कोण के लिए प्रकाश को कहाँ चुनना है, सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो w म्यू g बराबर a म्यू g बटा में a म्यू w, ये कितना होगा 3/2 और ये कितना होगा 4/3 और ये कितना होगा 9/8। तो w म्यू g बराबर सूत्र का होता है 1/sin x। तो w म्यू g के जगह कितना होगा 9/8 और 1/sin x हो जाएगा। आइए उल्टा कर देंगे तो 8/9 sin x। इसलिए ic बराबर कितना होगा sin इनवर्स 8/8।